हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज टेक डिग्री स्टडी। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। ये जो टॉपिक है, ये अगर आप 12th स्टैंडर्ड का फाइनल अकाउंट अगर आपको आता है तो ये टॉपिक डेफिनेटली आपको आ जाएगा। तो स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। स्टार्ट करते हैं टॉपिक जिसका नाम है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। पहले टॉपिक का कंसेप्ट थोड़ा सा जान लेते और ज्यादा से ज्यादा 5 लेक्चर, 5, इससे ज्यादा लेक्चर की जरूरत नहीं है। इस टॉपिक को 5 लेक्चर में हो जाएगा। इट इज इक्वल टू योर 12th स्टैंडर्ड का फाइनल अकाउंट, सारे एडजस्टमेंट 12th स्टैंडर्ड के फाइनल अकाउंट। क्योंकि आपने 12th स्टैंडर्ड में फाइनल अकाउंट किया था और वो भी पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट किया था। ये भी वही है, खाली यहाँ पे वर्टिकल फॉर्मेट आने वाला है, बाकी एवरीथिंग इज सेम। क्लियर है? तो अभी भी आपको बोल रहा हूँ, ये टॉपिक ऑप्शन में मत रखना। ये टॉपिक डेफिनेटली अगर 12th का फाइनल अकाउंट आपको आता है तो ये आएगा ही, कुछ भी एडजस्टमेंट नया नहीं मिलेगा। डेप्रिसिएशन, आरडीडी, गुड्स विथड्रॉन, आउटस्टैंडिंग सैलरी, प्रीपेड, यही सब चीज दिखेगा। ठीक है, पक्का? चलिए अब टॉपिक के बारे में जानते हैं, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। 12th स्टैंडर्ड में ओसीएम करके एक सब्जेक्ट था जिसमें हम लोग पार्टनरशिप के बारे में पढ़ाई किए थे। तो वहां पे देखा था लायबिलिटी ऑफ द पार्टनर इज अनलिमिटेड, है या नहीं? लेकिन जॉइंट स्टॉक कंपनी की अगर बात करेंगे तो वहां पे तो लायबिलिटी ऑफ द शेयर होल्डर इज लिमिटेड। ऐसा पढ़ा है आपने? हाँ। तो अब हुआ क्या, एक पार्टनरशिप फर्म बिजनेस था, एक पार्टनरशिप बिजनेस है। इन्होंने डिसाइड किया यार अपनी लायबिलिटी बहुत ज्यादा हो जाती है, अपन अपने पार्टनरशिप फर्म को कन्वर्ट कर देते किसमें, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। किसी किसी के नाम के आगे रहता है लिमिटेड, राम एंड सन लिमिटेड पार्टनर्स है, बट आगे लिमिटेड वर्ड आ गया है, मतलब वो लोग लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप वाले। राम एंड सन कंपनी वो अलग भाई, इनका बिजनेस चल रहा है, लेकिन राम एंड सन प्राइवेट लिमिटेड, लिमिटेड वर्ड आ गया, मतलब इनकी लायबिलिटीज क्या बन जाएगी, लिमिटेड। समझ में आया? तो उनका बैलेंस शीट का लिखने का स्टाइल बदल जाएगा, वो हो जाएगा वर्टिकल। अगर ये राम एंड सन कंपनी है जो 12th स्टैंडर्ड में था, तो जो टी फॉर्मेट बनता था वैसा ही बैलेंस शीट है। बेसिक समझ में आ गया? समझा दिमाग में डिफरेंस क्या है टॉपिक के अंदर? हाँ जी। अपने को क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस दिया जाएगा, एडजस्टमेंट दिया जाएगा। स्टेप टू सॉल्व में वही है, सबसे पहला फॉर्मेट बनाएंगे 12th स्टैंडर्ड के अंदर। फॉर्मेट बना लिया, फॉर्मेट बनाने के बाद मार्किंग करेंगे कौन सा चीज किधर जाएगा, ट्रेडिंग में जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल में जाएगा कि बैलेंस शीट में जाएगा। जैसे 12th स्टैंडर्ड का फाइनल अकाउंट, मैं कुछ भी नया नहीं कर रहा हूँ, मैं 12th का ही फाइनल अकाउंट करवा रहा हूँ। इतना ध्यान में रखो। स्टेप्स कैसे है, तो स्टेप नंबर 1 है मार्किंग करेंगे इसमें कौन सा चीज किधर जाएगा, ट्रेडिंग में जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, पार्टनर्स में जाएगा कि बैलेंस शीट में जाएगा। क्लियर? एडजस्टमेंट रीड करेंगे, जिसके ऊपर एडजस्टमेंट जोसेफ उसको स्टार मार्क करेंगे, भाई साहब आपके ऊपर एडजस्टमेंट है। फिर पोस्टिंग कर देंगे, जैसा जैसा लिखा है ट्रेडिंग का है ट्रेडिंग में, प्रॉफिट एंड लॉस है प्रॉफिट एंड लॉस है, पार्टनर्स का है पार्टनर्स में, बैलेंस शीट है बैलेंस शीट में पोस्टिंग करेंगे। बुझे? हाँ जी। फिर एडजस्टमेंट सॉल्व करेंगे, 2 इफेक्ट देंगे, एक डेबिट और एक क्रेडिट, और फिर क्लोजिंग करेंगे, पहले ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट। प्रोसेस समझ में आ गया? हाँ जी। चलिए अब यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट के जगह पे थोड़ा सा अलग चीजें दिख रही है आपको। ये है आपका बैलेंस शीट और ये है आपका ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सर पार्टनर्स कैपिटल ने, ये नोट्स टू अकाउंट वर्किंग है, ये वर्किंग है बेटा। जैसा आपने अभी कंपनी फाइनल अकाउंट किया था सेमेस्टर 5 में, शाहरुख खान की स्टोरी देखे थे हमने, तो उसमें बैलेंस शीट का फॉर्मेट याद किया था, प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट याद किया था, फिर एक पूरा सम किया था। तो ये भी उसी तरह है, बट इसका स्टोरी और उसके में बहुत फर्क है। इधर वर्टिकल बैलेंस शीट बनेगा, इनकम स्टेटमेंट बनेगा, थोड़ा सा इनकम यहाँ पे ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस का कॉम्बिनेशन में बनता है। तो एक एक करके पहला बैलेंस शीट का फॉर्मेट ऐड करने का ट्राई करते। स्टेटमेंट ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटी एज ऑन, जो भी डेट रहेगा वो 2 पार्ट्स में, कंट्रीब्यूशन एंड लायबिलिटीज एंड असेट्स, कंट्रीब्यूशंस एंड लायबिलिटीज और असेट्स, 2 पार्ट है, कंट्रीब्यूशन एंड लायबिलिटीज। तो सबसे पहला कंट्रीब्यूशन और दूसरा आएगा लायबिलिटीज, असेट में सिर्फ असेट्स आएंगे।
जिसमें पहला फिक्स एसेट आएगा और उसके बाद करंट एसेट्स आएगा। क्लियर? कॉन्ट्रीब्यूशंस एंड लायबिलिटीज में सबसे पहला आएगा कॉन्ट्रीब्यूशन। तो पार्ट ए, पार्टनर्स फंड को हम लोग क्या कहते हैं? कंट्रीब्यूशन। पार्टनर्स फंड को हम लोग क्या कहते हैं? कंट्रीब्यूशन। रिजर्व्स एंड सरप्लस भी कंट्रीब्यूशन में, मतलब पार्टनर फंड में दो चीजें, कंट्रीब्यूशन रिसीव, रिजर्व्स एंड सरप्लस। contribution received, reserves and surplus. 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 पार्टनर का पैसा, contribution received, reserves and surplus. Contribution received, reserves and surplus. Contribution received, reserves and surplus. पार्टनर फंड है, पार्टनर का पैसा मतलब कैपिटल और रिजर्व, कैपिटल और रिजर्व। कैपिटल का नाम क्या है? कंट्रीब्यूशन रिसीव। कैपिटल का नाम क्या है? कंट्रीब्यूशन रिसीव। कैपिटल का नाम क्या है? कंट्रीब्यूशन रिसीव। रिजर्व्स एंड सरप्लस, समझ में आया? इन दोनों को ऐड करेंगे तो पार्टनर फंड आ गया, मतलब कंट्रीब्यूशन आ गया। दूसरा हेडिंग क्या है? लायबिलिटीज। समझ में आया क्या? कंट्रीब्यूशन लायबिलिटीज में दो पार्ट है, कंट्रीब्यूशन लायबिलिटीज, कंट्रीब्यूशन लायबिलिटीज, कंट्रीब्यूशन लायबिलिटीज। कंट्रीब्यूशन मतलब पार्टनर्स फंड, कंट्रीब्यूशन मतलब पार्टनर्स फंड, कंट्रीब्यूशन मतलब पार्टनर्स फंड। पार्टनर्स फंड में क्या आएगा? कंट्रीब्यूशन, रिजर्व्स एंड सरप्लस, कंट्रीब्यूशन, रिजर्व्स एंड सरप्लस, कंट्रीब्यूशन, रिजर्व्स एंड सरप्लस, दैट इज कंट्रीब्यूशन रिसीव, रिजर्व्स एंड सरप्लस। समझा? हाँ जी। अब कंट्रीब्यूशन हो गया। लायबिलिटीज, लायबिलिटीज में आपको याद रहेगा सबसे पहला अपन बोरोड फंड लिखते हैं, मतलब सिक्योर्ड, फिर अनसिक्योर्ड, फिर उसके बाद करंट लायबिलिटीज लिखते हैं। इधर भी वही है, सबसे पहला है सिक्योर्ड लोन, फिर है अनसिक्योर्ड लोन। सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड, सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड, सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड, सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड। फिर उसके बाद शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, क्रेडिटर्स, अदर लायबिलिटीज, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, क्रेडिटर्स, अदर लायबिलिटीज, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, क्रेडिटर्स, अदर लायबिलिटीज, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, क्रेडिटर्स, अदर लायबिलिटीज। समझ में आया क्या? इतना याद करो। प्रोविजन तक ठीक है, वो नहीं भी याद है तो अपने आप याद हो जाएगा। क्लियर? तो लायबिलिटीज में तीन चीज आपने को याद रखना है। सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड हो गया, सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, क्रेडिटर्स, अदर प्रोविजंस या अदर लायबिलिटीज। समझ में आया? शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, क्रेडिटर्स, अदर लायबिलिटीज, शॉर्ट टर्म प्रोविजन या बोरोइंग्स, क्रेडिटर्स एंड अदर लायबिलिटीज, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, क्रेडिटर्स, अदर लायबिलिटीज, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, क्रेडिटर्स, अदर लायबिलिटीज। ठीक है? उसके अलावा है प्रोविजन, अगर है क्वेश्चन में तो प्रोविजन का शेड्यूल बना देंगे। क्लियर है यहाँ तक? कंट्रीब्यूशन, लायबिलिटीज, कंट्रीब्यूशन, लायबिलिटीज, कंट्रीब्यूशन, लायबिलिटीज, कंट्रीब्यूशन, लायबिलिटीज, कंट्रीब्यूशन, लायबिलिटीज। पहला है कंट्रीब्यूशन, दूसरा है लायबिलिटीज। पहला है कंट्रीब्यूशन, दूसरा है लायबिलिटीज। पहला है कंट्रीब्यूशन, दूसरा है लायबिलिटीज। कंट्रीब्यूशन में पहला क्या है? पार्टनर्स फंड, पार्टनर्स फंड, पार्टनर्स फंड। पार्टनर्स फंड में क्या आएगा? कंट्रीब्यूशन रिसीव, रिजर्व्स एंड सरप्लस, कंट्रीब्यूशन रिसीव, रिजर्व्स एंड सरप्लस, कंट्रीब्यूशन रिसीव, रिजर्व्स एंड सरप्लस। क्लियर है क्या? लायबिलिटीज में क्या है? सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड, सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड, सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड, सिक्योर्ड लोन, अनसिक्योर्ड लोन। हाँ, ये याद रखना, बराबर है कि नहीं? फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, क्रेडिटर्स, अदर लायबिलिटीज, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, क्रेडिटर्स, अदर लायबिलिटीज, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, सॉरी, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, क्रेडिटर्स एंड उसके अलावा प्रोविजन है तो प्रोविजन। समझ में आया? इन सब का टोटल करेंगे, टोटल लायबिलिटीज, इन सब का टोटल करेंगे, पार्टनर्स फंड दोनों का ऐड करेंगे, टोटल कंट्रीब्यूशन एंड लायबिलिटीज। समझ में आ गया? याद हो गया? कंट्रीब्यूशन, लायबिलिटीज क्लियर है? असेट में सिर्फ असेट्स है, असेट में सिर्फ असेट है, असेट में सिर्फ असेट है, असेट में सिर्फ असेट्स है। तो सबसे पहला असेट क्या है? फिक्स असेट। दूसरा क्या है? इन्वेस्टमेंट। इतना तो याद होगा, फिक्स असेट, इन्वेस्टमेंट, फिक्स असेट, इन्वेस्टमेंट, फिक्स असेट, इन्वेस्टमेंट, फिक्स असेट, इन्वेस्टमेंट। उसके बाद सारे करंट असेट्स, उसके बाद सारे करंट असेट्स सीक्वेंस में। पहला लोन एंड एडवांसेस, इन्वेंटरीज, लोन एंड एडवांसेस, इन्वेंटरीज, लोन एंड एडवांसेस, इन्वेंटरीज, डेटर्स, कैश, अदर असेट, डेटर्स, कैश, अदर असेट, डेटर्स, कैश, अदर असेट। समझ में आया क्या? ये सब आपके करंट असेट्स है। पहला फिक्स असेट, इन्वेस्टमेंट, फिक्स असेट, इन्वेस्टमेंट, फिक्स असेट, इन्वेस्टमेंट, फिक्स असेट, इन्वेस्टमेंट, फिक्स असेट, इन्वेस्टमेंट। उसके बाद लोन्स, इन्वेंटरीज, लोन्स, इन्वेंटरीज, लोन, इन्वेंटरीज, लोन, इन्वेंटरीज, डेटर्स, कैश, अदर असेट, डेटर्स, कैश, अदर असेट, डेटर्स, कैश, अदर असेट्स। क्लियर है? बैलेंस शीट क्लियर? कुछ भी डाउट बैलेंस शीट के फॉर्मेट में? कुछ नहीं, आपको खाली इसके अंदर अमाउंट फिल इन द ब्लैंक करना हो, कुछ काम नहीं है। ये आपका बैलेंस शीट हो गया। आ जाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस में सबसे पहला चालू होता है वर्टिकल स्टेटमेंट। अगर आपको याद हो तो सेल्स है, अगर वर्टिकल याद हो 14 में आपने सेल्स लेस सीओजीएस ग्रॉस प्रॉफिट मिलता था, फिर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस करते थे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मिलता था, ये सारी चीजें होती थी। बट यहाँ पे इन डेप्थ वैसा कुछ भी नहीं। स्टार्ट होगा ग्रॉस टर्नओवर, मतलब ग्रॉस सेल्स। टर्नओवर का मतलब भी सेल्स होता है, तो ग्रॉस टर्नओवर मतलब ग्रॉस सेल्स। समझ में आया क्या? ग्रॉस टर्नओवर का मतलब ग्रॉस सेल्स।
माइनस करेंगे एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स या रिटर्न्स वगैरह है तो सेल्स रिटर्न वगैरह भी है, वो सब क्या आएगा, माइनस होगा। ग्रॉस टर्नओवर में रिटर्न्स, एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स ये सब चीज उसमें से माइनस होगा, तो हमको क्या मिलेगा, नेट टर्नओवर या तो नेट सेल्स। ठीक है, नेट सेल्स में ऐड करेंगे अदर इनकम्स। हाँ जी, इनकम ऐड होगा, एक्सपेंस माइनस होगा। प्रॉफिट एंड लॉस के स्टेटमेंट में दो चीजें, इनकम लेस एक्सपेंस, इनकम लेस एक्सपेंस। इनकम सेल्स इनकम होता है, सेल्स इनकम होता है ना, उसके अलावा अदर कोई इनकम है तो अदर इनकम। एंड दूसरा है इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ स्टॉक, इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ स्टॉक, ये तीन चीज से इनकम बनेगा। इनकम में तीन ही चीज है, क्या क्या है, ग्रॉस टर्नओवर में रिटर्न्स माइनस करो तो नेट टर्नओवर मिल जाएगा। रिटर्न सिंपल, ये एक्साइज ड्यूटी सर्विस टैक्स नहीं समझता है तो माइनस करने का रिटर्न्स, तो क्या मिल जाएगा, नेट टर्नओवर। उसके बाद अदर इनकम, इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ स्टॉक, इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ स्टॉक, सबको ऐड करेंगे तो टोटल इनकम मिल जाएगा। एक्सपेंसेस का लिस्ट बहुत बड़ा है, बट इतना बड़ा आपको याद नहीं करना, फिर भी अपने आप याद तो होगा, क्योंकि आपको मैं बता रहा हूं यहां तक, ये जो है यहां तक ट्रेडिंग अकाउंट, यहां तक ट्रेडिंग अकाउंट, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, मतलब यहां से जो चालू हो जाएगा तो ये हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इतना ट्रेडिंग और इतना प्रॉफिट एंड लॉस, नहीं बताया था ट्रेडिंग अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आएगा, तो ये इतना ट्रेडिंग अकाउंट है और इतना तुम्हारा प्रॉफिट एंड लॉस है। जो ट्रेडिंग का खर्चा होगा वो ऊपर आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस का खर्चा होगा वो इधर नीचे आएगा। बात समझा क्या, अरे हाँ, तो ट्रेडिंग में क्या क्या करते हो, परचेज करते हो, वेजेस देते हो, पावर एंड फ्यूल देते हो, स्टोर्स का कंजम्पशन होता है, ये सारी चीजें ट्रेडिंग में आती है। तो सबसे पहला आता है रॉ मटेरियल कंज्यूम, सबसे पहला आएगा रॉ मटेरियल कंज्यूम, उसके बाद परचेज मेड फॉर रीसेल, उसके बाद परचेज मेड फॉर रीसेल, इन शॉर्ट परचेज। रीसेल मतलब बेचने के लिए जो खरीदा है वही ना, तो ये परचेज है। तो पहला रॉ मटेरियल कंज्यूम, दूसरा परचेज, रॉ मटेरियल कंज्यूम 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 परचेज। कंजम्पशन ऑफ स्टोर्स एंड स्पेयर पार्ट, कंजम्पशन ऑफ स्टोर्स एंड स्पेयर पार्ट, कंजम्पशन ऑफ स्टोर्स एंड स्पेयर पार्ट, कंजम्पशन ऑफ स्टोर्स एंड स्पेयर, पावर एंड फ्यूल, पावर एंड फ्यूल, पावर एंड फ्यूल। समझ में आया क्या, इसमें कुछ भी डाउट, तो इतना आपका ट्रेडिंग अकाउंट का एक्सपेंस है, मतलब ये डेबिट है, ये इनकम है मतलब ये क्रेडिट है, समझता है ना, हाँ जी। उसके अलावा प्रॉफिट एंड लॉस से स्टार्ट करेंगे, तो प्रॉफिट एंड लॉस में सबसे पहला आ रहा है पर्सनल एक्सपेंसेस। पर्सनल एक्सपेंसेस का मतलब नॉट पर्सनल, पर्सोनेल एक्सपेंसेस है, फर्क है, पर्सनल एंड पर्सोनेल में फर्क है। इट इज पर्सोनेल एक्सपेंसेस। पर्सोनेल एक्सपेंसेस मतलब जो खर्चा किसी इंसान से रिलेटेड किया गया है, जैसे सैलरी किसी इंसान को दिया गया है नहीं, मतलब बिजनेस किसी पर्सन को पैसा एक्सपेंसेस दे रहा है, उसे पर्सोनेल एक्सपेंसेस कहते हैं। तो सैलरी वगैरह किधर आएगा, पर्सोनेल एक्सपेंसेस के अंदर। सैलरीज दे दिया, मैनेजर को सैलरी दे दिया, डायरेक्टर को सैलरी दे दिया, मैनेजर सैलरी को, वर्क मैनेजर को सैलरी दे दिया, स्टाफ को सैलरी दे दिया, ये सब किधर आएगा, पर्सोनेल एक्सपेंसेस में। क्लियर है। एडमिन एक्सपेंसेस, ऑफिस का कोई एडमिन एक्सपेंसेस है, एडमिन एक्सपेंसेस। पेमेंट टू ऑडिटर, सेलिंग एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट एंड अदर एक्सपेंसेस, मतलब यहां पे आपको एक्सपेंसेस का हेड दिया गया है। अब जो जो हेड अपने को आएंगे उस हेड के अंदर खाली उसका अमाउंट भरते जाने का। फॉर एग्जांपल सैलरी, सैलरी के अंदर जाएगा पर्सनल एक्सपेंसेस में। भाई ऑफिस का रेंट आया, एडमिन एक्सपेंसेस में आ गया। इंटरेस्ट आया, भाई इंटरेस्ट डेबिट पे दिया है तो इधर, और क्रेडिट पे दिया है तो अदर इनकम्स। डेबिट पे दिया है तो इधर और क्रेडिट पे दिया है तो अदर इनकम, बिकॉज ये क्रेडिट का शेड्यूल है और ये डेबिट का शेड्यूल है। बात समझा। तो यहाँ पे पर्सनल एक्सपेंसेस, एडमिन, एडमिन के बाद पेमेंट टू ऑडिटर, ऑडिटर के बाद सेलिंग है, डेप्रिसिएशन है, इंटरेस्ट एंड अदर एक्सपेंसेस। इन सब को ऐड करेंगे तो टोटल एक्सपेंसेस आ जाएगा। इनकम माइनस एक्सपेंस करोगे तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स मिलेगा, माइनस करूंगा टैक्स तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मिलेगा। और जो भी प्रॉफिट आएगा, अगर 12th स्टैंडर्ड का याद होगा तो नेट प्रॉफिट पार्टनर्स में डिवाइड करते थे, तो जो भी प्रॉफिट आएगा वो किधर जाएगा, पार्टनर्स में जाएगा। तो इधर डेबिट में आता है तो हम पार्टनर्स का अकाउंट में क्रेडिट में करते हैं। बात समझाइए, समझ में आया है। तो पहले प्रॉफिट एंड लॉस क्लोज होगा, मतलब ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस क्लोज होगा, और उसके बाद बैलेंस शीट क्लोज होगा, टैली होगा। तो ये सब बनाने के लिए आपको नोट्स बनाना पड़ता है।
जैसे आपने अभी सेम 5 में किया, जिसके जिसके ऊपर एडजस्टमेंट उसका नोट्स बनता था, मैंने पूरा फॉर्मेट बना के रखा, जो जो मेरे को यूज होगा वही मैं यूज करने वाला। जैसे स्टार्टिंग विथ कंट्रीब्यूशन फंड में पहला है पार्टनर्स फंड, रिजर्व्स एंड सरप्लस, सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड, क्रेडिटर्स, मैंने सब बना रखा है। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स क्लियर है, बना सब रखा है, जिसका यूज होगा उतना ही आपको बनाने का है, सब आपको नहीं बनाने का है। मैंने फॉर्मेट रेडी रखा ताकि अपने को जो लगेगा वो बना देंगे, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हो अदर लायबिलिटीज, फिर प्रोविजन है, अदर इनकम, मैंने सेल्स का शेड्यूल नहीं बनाया, सेल्स का शेड्यूल बनेगा भी नहीं। अदर इनके बाद इंक्रीज डिक्रीज, रॉ मटेरियल कंज्यूम, परचेज है, पावर एंड फ्यूल है, कंजम्पशन एट स्टोर एक बनता है, वो बनाया नहीं यहाँ पे, स्टोर्स एंड स्पेयर पार्ट्स। उसके बाद पर्सनल एक्सपेंसेस, एडमिन एक्सपेंसेस, पेमेंट टू ऑडिटर, सेलिंग एक्सपेंसेस, ठीक है, इंश्योरेंस एक्सपेंसेस, या इंश्योरेंस नहीं, यहाँ पे इंटरेस्ट एक्सपेंस होगा, डेप्रिसिएशन है, इंश्योरेंस तो इंश्योरेंस लिख देता हूँ, डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट, अदर एक्सपेंसेस। ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस शेड्यूल हो गया, बराबर। और इसके ऊपर जो मैंने बनाया था वो तुम्हारा कौन सा शेड्यूल था, पार्टनर से मतलब असेट्स एंड लायबिलिटीज का शेड्यूल था, क्लियर है। इसके अंदर ये शेड्यूल्स नहीं बने हुए, फिक्स असेट, इन्वेस्टमेंट, लोन, इन्वेंट्रीज, डेटर्स, तो इसका शेड्यूल आपको बनाना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। मैंने प्रॉफिट एंड लॉस बना रखा है, असेट की शेड्यूल्स नहीं बनाए, बट वो लगेगा, जब जब लगेगा तब तक मैं बनाते जाऊंगा, ठीक है। समझ में आया, मतलब यहाँ पे असेट का शेड्यूल नहीं बनाया, लायबिलिटीज तक बना हुआ है, प्रोविजन उसका सीधा प्रॉफिट एंड लॉस बन गया, अंडरस्टूड। आपको जैसे जैसे मेरे को जो असेट्स लगेगा मैं उसका शेड्यूल बनाते जाऊंगा, क्लियर हुआ। उसके अलावा पार्टनर्स कैपिटल, ये टच है मेरे को समझाने के लिए, आपके टीचर्स बोलेंगे नहीं ये बनाने का, दे वोंट से यू, बट ये बनाओ, क्योंकि इससे आपको फाइनल आंसर अच्छे से मिलेगा। जो नेट प्रॉफिट आएगा वो इधर आएगा, पार्टनर्स आप इधर सॉल्व करेंगे, इधर सीधा सीधा पार्टनर्स के अंदर फंड में चले जाएगा, तो ये भी उसका पार्ट है, क्लियर है। चलिए अब सम की बात करता हूं, तो सम का अप्रोच क्या है, तो सबसे पहला फॉर्मेट जो कि अपन ने बना रखा है, अब अपन मार्किंग करते कौन सा चीज किधर किधर जाएगा। सबसे पहला परचेज, परचेज परचेज में ही जाएगा, परचेज का शेड्यूल है ना अपने पास, मतलब इन शॉर्ट वो ट्रेडिंग अकाउंट, मैं समझने के लिए क्या लिख रहा हूं, ट्रेडिंग अकाउंट, ये समझने के लिए, समझा आपको कि परचेज कहाँ जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट में, और मैंने आपको समझाया इधर ट्रेडिंग अकाउंट मतलब किधर है, तो ये इतना ट्रेडिंग, इतना प्रॉफिट एंड लॉस। अभी के लिए अपन ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस लिखेंगे, थोड़ा एक दो सम आ जाएगा तो अपने को हेडिंग समझ में आ जाएगा, क्लियर है गुंजा, पक्का, वेरी गुड गुंजा। स्टार्ट करते हैं, परचेज मैंने मार्क कर लिया, परचेज के बाद क्या है, डिस्काउंट अलाउड, किसको अलाउ करते हैं, डिस्काउंट किसको देते हैं अपन, कस्टमर को, हाँ ये नहीं, पार्टनर को तो देंगे नहीं, कस्टमर को देंगे, डिस्काउंट किसको देते हैं, कस्टमर को, मतलब ये मेरा कहीं ना कहीं प्रॉफिट एंड लॉस का खर्चा है, तो भैया प्रॉफिट एंड लॉस। डेटर्स आपका असेट है, स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट है या नहीं, कैरेज इनवर्ड ट्रेडिंग अकाउंट, मिसलेनियस एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, मोटर व्हीकल, लैंड एंड बिल्डिंग, कैश एट बैंक, टेलीफोन एक्सपेंसेस, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, रेंट इंश्योरेंस, बैड डेब्ट्स, इन्वेस्टमेंट, ड्राइंग, पार्टनर्स कैपिटल। 12th स्टैंडर्ड, कुछ नया मत सोचो, वही कर रहे हैं अपन, ये आज समझने के लिए, इसका धीरे धीरे प्रो बन जाएंगे, अपने को समझ आएगा ट्रेडिंग लिखना है, प्रॉफिट एंड लॉस में क्या लिखने को आपको समझेगा, आप सीधा सीधा उसका नाम लिखने चालू कर दोगे। उसके बाद सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट, डिस्काउंट रिसीव्ड प्रॉफिट एंड लॉस, आरडीडी प्रॉफिट एंड लॉस, क्रेडिटर्स लायबिलिटीज, कैपिटल, दो ही पार्टनर है क्या, रसिका, अच्छा न्यू पार्टनर है वो, नहीं नहीं रसिका इज अ न्यू पार्टनर, पार्टनर्स कैपिटल, कैश पेड बाय रसिका, पार्टनर्स कैपिटल, हाँ जी, बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटीज, डन, यहाँ तक मार्किंग समझ में आ गया। अब हम एडजस्टमेंट रीड करते और स्टार मार्क करते भाई साहब जिसके ऊपर एडजस्टमेंट है। चलिए देखते क्या है, स्टॉक, कभी भी याद रखो स्टॉक के लिए किसी को भी मार्क नहीं करने का, गुड्स से रिलेटेड एडजस्टमेंट, पार्टनर से रिलेटेड एडजस्टमेंट आता है तो कभी किसी को स्टार मार्क नहीं करते, तो ये जो स्टॉक है यानी कि गुड्स से रिलेटेड एडजस्टमेंट कभी किसी को स्टार मार्क नहीं करेंगे। उसके बाद है बैड डेब्ट्स, बैड डेब्ट्स मतलब किसके ऊपर एडजस्टमेंट, डेटर्स के ऊपर एडजस्टमेंट है, अरे डेटर तेरे ऊपर एडजस्टमेंट है, स्टार मार्क कर दिया।
समझ में आ गया। उसके बाद डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन लैंड एंड बिल्डिंग 5%, मोटर वैन 20%। लैंड एंड बिल्डिंग के ऊपर भी एडजस्टमेंट है, मोटर वैन के ऊपर भी एडजस्टमेंट है। उसके बाद आरडीडी टू बी मेंटेन ऑन सन्डे डेटर्स, ऑलरेडी मार्क किया हुआ है भाई साहब, तेरे पर और एक एडजस्टमेंट आ गया, ले तेरे को और एक स्टार मार्क कर दिया। गुड्स वर्थ रुपीज 2500 हैज बीन लॉस्ट बाय फायर या लॉस्ट बाय थेफ्ट, गुड्स से एडजस्टमेंट कभी किसी को मार्क नहीं करते। इतना समझ गया। अब हम करने वाले हैं पोस्टिंग, स्टार्ट करेंगे। पहला है परचेज, कहां जाएगा? ट्रेडिंग में, बराबर है। ट्रेडिंग मतलब ये परचेज, तो परचेज का शेड्यूल बनाना पड़ेगा। परचेज मतलब इधर ना, परचेज मेड फॉर रीसेल, तो मैं परचेज का शेड्यूल बनाया। हाँ जी, परचेज का शेड्यूल बनाया। देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे लिख लेता हूँ परचेज। कितना है परचेज का अमाउंट? 3,25,000। इनर कॉलम में क्योंकि कोई रिटर्न्स वगैरह रहेगा तो माइनस करना पड़ सकता है, इसलिए नहीं तो डायरेक्टली आउटर कॉलम में लिख देता हूँ। समझाइए आपको, हाँ या नहीं? चलिए ठीक है, इतना तो हो गया। उसके बाद क्या है? डिस्काउंट अलाउड, किसको देते हैं डिस्काउंट? कस्टमर्स को, है ना। तो एक्सपेंस है मेरा, इसे हम लोग कौन सा एक्सपेंस कहते हैं? सेलिंग एक्सपेंसेस। हम डिस्काउंट क्यों दे रहे? ताकि हमारा सामान बिके ना, तो इसे हम लोग डिस्काउंट अलाउड हम लोग क्या कहते हैं? सेलिंग एक्सपेंस। प्रॉफिट एंड लॉस में इधर जाएगा, पर्सनल तो होगा नहीं, एडमिन होगा नहीं, पेमेंट होगा नहीं, सेलिंग ही जाएगा। तो अपने को सेलिंग का बनाना पड़ेगा फॉर्मेट, तो सेलिंग का फॉर्मेट बनाए। हाँ जी, सेलिंग का फॉर्मेट बनाए, तो यहाँ पे लिख देता हूँ डिस्काउंट अलाउड। कितना था? 4,300, बराबर। इसके अंदर और एक फॉर्मेट में बना रहा हूं जो कि आपको भी बनाने का है और बना के रख देना है। आपने 12th स्टैंडर्ड में अगर प्रॉफिट एंड लॉस का देखा रहेगा तो मैंने प्रॉफिट एंड लॉस में एक फॉर्मेट आपको करवाया था। 2 बैड डेब्ट्स, एट फर्दर बैड डेब्ट्स, एट न्यू आरडीडी, लेस ओल्डर। याद है ऐसा कुछ? हाँ जी, ये सेल्स में लिखने का, करने का क्या बाद में बताता हूँ, बट सेल्स के अंदर ये पहले से फॉर्मेट बना के रख दो। यूज हुआ तो लिखेंगे, नहीं हुआ तो ब्लैंक छोड़ेंगे, कोई मार्क्स नहीं कटता इसके लिए। समझ में आ गया? हाँ जी, हम बच्चे नादान है, गलती करेंगे, एग्जामिनर देख लेगा, बट ऐसा गलती नहीं है कि इसके मार्क्स कटेंगे, ऐसा गलती है कि नादान गलती है, चलता है। इसके लिए फॉर्मेट बना के रखो, आपको बहुत हेल्प होएगा। ठीक है, पक्का। चलिए बढ़ेंगे आगे। उसके बाद किधर भैया क्या है? डेटर्स के बाद है स्टॉक। कौन सा स्टॉक है? ओपनिंग स्टॉक। स्टॉक है भाई, स्टॉक कहाँ जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट में। तो ट्रेडिंग अकाउंट में स्टॉक का कहीं दिख ही नहीं रहा है। रॉ मटेरियल कंज्यूम नहीं, परचेज नहीं, चीज दिख रहा नहीं है। तो आप देखो यहाँ पे इंक्रीज डिक्रीज इन स्टॉक दिख रहा है, दिख रहा है। तो सर वो तो इनकम हो गया मेरा। अच्छा, वेरी गुड। इंक्रीज डिक्रीज का शेड्यूल बनाया क्या मैंने? हाँ जी बनाया। इसका फॉर्मेट क्या है? इसका फॉर्मेट है, इसका फॉर्मेट है क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। तो पता चलेगा कि स्टॉक इंक्रीज हो रहा है क्या डिक्रीज। क्लोजिंग स्टॉक इनकम होता है, ओपनिंग स्टॉक एक्सपेंस होता है। तो इनकम माइनस एक्सपेंस करेंगे, अगर इनकम बच गया तो इंक्रीज है, और इनकम नहीं बचा मतलब डिक्रीज है। डिक्रीज है मतलब लॉस, इंक्रीज है मतलब इनकम है। तो हमेशा ओपनिंग स्टॉक क्या होगा? क्लोजिंग स्टॉक से माइनस। मैं थोड़ा ज्यादा एक्सप्लेनेशन इसलिए दे रहा हूँ, पहला समय दिमाग में बैठना चाहिए, इसलिए दिमाग थोड़ा कांस्टेंट करके ध्यान दो हर एक स्टेप्स पे। क्लियर है? आपके बेहोशी को थोड़ा सा रोको और थोड़ा सा ध्यान दो उसको, क्योंकि क्या हो सकता है कि सम बड़ा लगे तुम लोग को, वीडियो बड़ा हो जाए। हाँ, एसी तो कहीं ना कहीं आपको डिमोटिवेट कर रहा है, बट आप अपने आप को मोटिवेट करो कि अपने को पढ़ना है। वाह, एसी में पसीना आ गया है। चलो ठीक है। ओपनिंग स्टॉक का अमाउंट बता देंगे कितना है? पता नहीं सर, हम ही देख लेते। ओपनिंग स्टॉक का अमाउंट है 1,07,050। पक्का? मैं देख लू बुक के अंदर 107,050। ठीक है, पोस्टिंग समझ में आया? ज्यादा नहीं तो आज पोस्टिंग भी करेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, वैसे तो मैं पूरा ही करूंगा, बट फिर भी। कैरेज इनवर्ड कहां जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट में। ट्रेडिंग अकाउंट में जाते हैं भाई, ट्रेडिंग अकाउंट में आगे। हाँ जी, कैरेज इनवर्ड
रॉ मटेरियल कंज्यूम इल्ले, कंजम्पशन और स्टोर इल्ले, पावरफुल नहीं, रॉ मटेरियल कंज्यूम सॉरी कैरेज इनवर्ड मतलब मटेरियल लाने का खर्चा, मटेरियल लाने का खर्चा मतलब परचेज का खर्चा है, तो हम क्या करेंगे परचेज के शेड्यूल में ऐड कर देंगे। वेरी गुड, आपने परचेज का शेड्यूल बनाया हुआ है तो यहीं पे हम ऐड करेंगे, ऐड कैरेज इनवर्ड कितना 3001 8125, ठीक है, समझ में आया। आउटवर्ड है तो माइनस नहीं होगा, आउटवर्ड मतलब सेलिंग एक्सपेंसेस, इनवर्ड मतलब परचेज एक्सपेंसेस, समझ में आया। चलिए ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद क्या है जरा चेक करो, उसके बाद अच्छा डेटर्स का पोस्टिंग नहीं किया है, चलो डेटर्स का पोस्टिंग कर लेते हैं। डेटर्स का पोस्टिंग के लिए डेटर्स का फॉर्मेट बनाना पड़ेगा, हाँ जी, तो यहीं पे मैं फिक्स असेट के अंदर डेटर्स का फॉर्मेट बना लेता हूँ, ठीक है, बड़ा अलग है ना ये, डेटर्स अलग है, यहाँ पे लिख लेता हूँ डेटर्स, बराबर है, डेटर्स का शेड्यूल बनाया। अब बैलेंस कितना है डेटर्स का 1,00,000, ठीक है। अब आपको 12th स्टैंडर्ड अगर याद हो तो हम लोग डेटर्स में लिखते थे यहाँ पे ऐड, यहाँ पे लेस, बाद में करूंगा बट अभी के लिए इतना तो समझ में आ गया ना। चलिए डेटर्स का भी पोस्टिंग कर लिया, उसके बाद क्या है देखो जरा, मिसलेनियस एक्सपेंसेस हो गया ना, परचेज डिस्काउंट डेटर स्टॉक कैरेज हो गया, मिसलेनियस एक्सपेंसेस। अब ये मिसलेनियस एक्सपेंसेस जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में, भाई प्रॉफिट एंड लॉस में पर्सनल नहीं, एडमिन नहीं, पेमेंट टू ऑडिटर नहीं, सेलिंग डेप्रिसिएशन, क्या प्रो बन रहे तुम लोग, देखा, तो यहाँ पे अदर एक्सपेंसेस में आ जाता हूँ और लिख देता हूँ मिसलेनियस एक्सपेंस कितना है 19,600, समझ में आ गया। फिर उसके बाद क्या है देखो जरा, उसके बाद मोटर व्हीकल किधर जाएगा रे, असेट में, मतलब असेट का शेड्यूल बनाना पड़ेगा, बराबर है। मोटर व्हीकल लिख लेता हूँ, कितना है मोटर व्हीकल का अमाउंट 1,25,000, इनर कॉलम में लिखता हूँ क्योंकि उसके ऊपर एडजस्टमेंट है 1,25,000, उसी के नीचे लैंड एंड बिल्डिंग भी है नहीं, कितना है, इसको भी इनर कॉलम में लिख देता हूँ क्योंकि एडजस्टमेंट, ये भी नोट्स टू अकाउंट्स का ही पार्ट है, मैंने बनाया नहीं था इसके लिए अलग से लिखा है। नेक्स्ट उसके बाद क्या है भाई, कैश एट बैंक, कैश एट बैंक किधर जाएगा, असेट में अकेला है, डायरेक्टली फॉर्मेट में कितना है 12,600, समझ में आया, डायरेक्टली 600 लिख दिया मैंने। अरे समझा, इसको नोट्स टू अकाउंट क्यों नहीं बनाया, इसका जरूरत नहीं था, अकेला है बेचारा, अकेला आया अकेला रह गया, राहुल समझ में आया कि नहीं, टेंशन लेने का नहीं। आगे बढ़ते उसके बाद क्या है देखते, कैश बैंक और टेलीफोन का खर्चा कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में, भाई प्रॉफिट एंड लॉस में पर्सनल तो नहीं है, अदर नहीं हो सकता, इंटरेस्ट नहीं, डेप्रिसिएशन नहीं, सैलरी नहीं, पेमेंट, एडमिन एक्सपेंसेस हो सकता है, टेलीफोन, टेलीफोन तो एडमिन हो सकता है, क्या बात है, मतलब एडमिन एक्सपेंसेस में जाना पड़ेगा, एडमिन एक्सपेंसेस क्या छे भाई, एडमिन एक्सपेंसेस અહીંયા આવી ગયા, લખી લો ટેલિફોન ના એક્સપેન્સ કેટલો 8,100, સમજી ગયું। હવે જો पुढे શું છે, એડજસ્ટ करने का मराठी हिंदी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कुठे जाणार, लिखा है आपने प्रॉफिट एंड लॉस, हाँ तो इधर पहले प्रॉफिट एंड लॉस में आ तो जाते, प्रॉफिट एंड लॉस, ए भैया पर्सनल इल्ले, पेमेंट इल्ले, सेलिंग, सेलिंग, प्रिंटिंग स्टेशनरी, प्रिंटिंग स्टेशनरी, सेलिंग, क्या एडमिन, प्रिंटिंग स्टेशनरी, स्टेशनरी प्रिंटिंग ये सब एडमिन खर्चा है, अरे खर्चा है, किस में होता है, ये उम्र में सो नॉर्मल बेटा, वो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस बेटा, ये प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कितना है, प्रिंटिंग 6,725, 6,000 के बाद देखते क्या है, आगे दिया है रेंट इंश्योरेंस 8,000, देखो यहाँ पे रेंट पहला है, इंश्योरेंस बाद में, अगर इंश्योरेंस एंड रेंट होता तो इंश्योरेंस एक्सपेंसेस में जाता, आपने कहीं पे इंश्योरेंस एक्सपेंसेस देखा था, इधर नहीं लिखा बट इधर इन्होंने शेड्यूल बनाया हुआ है इंश्योरेंस एक्सपेंसेस, होता है, इट्स नॉर्मल,
होता है, ये आप नहीं बनाया है सर, आपसे गलती हुई। तो आप इंश्योरेंस एक्सपेंसेस में भी डाल सकते हो क्योंकि वहां पे एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस का शेड्यूल है, ऐसे बहुत सारे एक्सपेंसेस के शेड्यूल बनते हैं, लिमिटेड दिया हुआ है। तो आपने इंश्योरेंस के शेड्यूल में डाला तो भी चलेगा, या तो एडमिन एक्सपेंसेस में डाला तो भी चलेगा। तो यहाँ पे रेंट एंड इंश्योरेंस है, तो मैं यहाँ पे रेंट एंड इंश्योरेंस 8,000। अगर ये इंश्योरेंस और रेंट होता तो इंश्योरेंस के शेड्यूल में पोस्ट कर देता। नेक्स्ट उसके बाद क्या है देखते हैं, बैड डेट्स। देखो याद करो, अगर आपको कीवर्ड याद हो इसका तो गलती से अगर याद होती है, जब फॉर्मेट दिया था तो इसका एक कीवर्ड दिया था मैंने, TAAT, टैट। इसका एक कीवर्ड दिया था मैंने, TAAT, टैट। ट्रायल बैलेंस, एडजस्टमेंट ट्रायल बैलेंस। मतलब ये अमाउंट मिलेगा ट्रायल बैलेंस में, ये अमाउंट मिलेगा ट्रायल बैलेंस में, और दोनों अमाउंट कहां मिलेगा, एडजस्टमेंट। ये ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड पे, ये ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड पे। अभी अपने को बैड डेब्ट्स मिला तो है, बट कौन से साइड पे मिला है वो चेक करता हूँ। सर ये डेबिट साइड है और इधर क्रेडिट साइड है, तो मुझे डेबिट साइड पे मिला है मतलब बैड डेब्ट्स, अगर क्रेडिट साइड पे है तो ओल्ड आरडीडी। अरे समझा? तो अब हम यहाँ पे डेबिट साइड पे मिला है बैड डेब्ट्स, तो फॉर्मेट के हिसाब से इधर इनर कॉलम में लिख लेता हूँ 3,000, हाँ 1,000 लिख देता हूँ, भड़को मत, बैठे पड़े थे। 1,000, अरे समझा? समझ में आ गया? चलिए बढ़ेंगे, उसके बाद क्या है, कहाँ जाएगा, असेट। कोई शेड्यूल बनाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट कितना, 1,50,000 इन्वेस्टमेंट के शेड्यूल में डाल दिया। बात समझा? तो इसका नोट बनाने की जरूरत तो नहीं है। उसके बाद ड्राइंग्स किधर जाएगा, पार्टनर्स अकाउंट में। भाई पार्टनर्स के अकाउंट में, तो पार्टनर का अकाउंट बनाया है। हाँ, इसका फॉर्मेट था बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन टू ड्राइंग्स। कौन कौन है पार्टनर, एम, क्या क्या बेटा, PMR है ना, PMR। तो आपको ड्राइंग पी का दिया है, कितना है, 12,500, 10,000, 5,000। चलिए ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ते, उसके बाद क्या दिया, तो डेबिट खत्म। डेबिट का पोस्टिंग समझ में आया। देखो मैं एकदम आराम से इसलिए रहा हूँ, तुमको हर चीज समझना चाहिए कि हाँ क्या कर रहा हूँ मैं। फास्ट भी कर सकता है, फटाफट करवा दूंगा, लेकिन वो दिमाग में बैठेगा नहीं। इसलिए हर चीज को मैं जैसे जैसे पोस्ट कर रहा हूँ ना, आप आपके दिमाग में वो चीज को भी पोस्ट करो, हाँ यार ये इसमें क्यों गया, उसका रीजन क्या, ये आपको मालूम होना चाहिए। एंड मैं पूरा चीज को 12th के फाइनल अकाउंट से ही कनेक्ट करवा रहा हूँ। ये आप 12th में ऐसे ही करते थे, सेम ट्रायल बैलेंस आ जाता। अब सेल्स कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में। बट ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं जाके, इस बार तो सेल्स के लिए अपना अलग से फॉर्मेट ही है। तो सेल्स मतलब ग्रॉस सेल्स होगा। ग्रॉस सेल्स का वैल्यू कितना दिया है, 35,800। समझ में आ गया क्या, क्लियर है? नेक्स्ट चैत्राली, उसके बाद क्या है, डिस्काउंट रिसीव। ये तो मेरा इनकम हो गया। कौन सा इनकम हुआ, अदर इनकम। अदर इनकम शेड्यूल बनाया क्या, चेक करते। एक अकेला रहेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, भाई है बनाया। तो डिस्काउंट रिसीव कितना है, 375। और कुछ रहेगा तो ठीक है, नहीं तो डायरेक्टली तो उसका पोस्टिंग है टोटल करके। बात समझ में आ गया? चलिए उसके बाद क्या है, आरडीडी क्रेडिट साइड पे दिया, मतलब ओल्ड आरडीडी फॉर्मेट के हिसाब से। तो यहाँ पे ओल्ड आरडीडी कितना है, 3,000 ब्रैकेट में, क्योंकि माइनस करना है। नेक्स्ट उसके बाद क्या है जोसेफ, क्रेडिटर्स कहाँ जाएगा, ट्रेड पेबल्स। हाँ जी, शेड्यूल बनाया है हमने, बट इसके ऊपर कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो डायरेक्टली मैं लिख देता हूँ। कितना अमाउंट है, 350। नेक्स्ट उसके बाद कैपिटल, तो पार्टनर्स कैपिटल में चले जाएगा। तो यहाँ पे दो ही कैपिटल दिया, अगर आप ध्यान से देखोगे वहां पे दो ही कैपिटल दिया है। पहले वाले का 62,500 और दूसरे का कितना, 87,500। उसके बाद क्या दिया है, उसको थोड़ा सा रुका देता हूं मैं, कैश वाले को, क्योंकि मैंने आगे ऊपर क्या लिखा था वो पढ़ा नहीं है, इसके लिए इसको सबर इधर आता। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या है, बोरोइंग्स। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या है, बोरोइंग्स, बट ये शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में आएगा, क्योंकि बैंक ओवरड्राफ्ट जो देती है वो आपको छोटे टाइम के लिए देती है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। कितना है,
300। इसका भी शेड्यूल मैंने बनाया नहीं है, मतलब जिसका यूज नहीं था उसको बनाने की जरूरत नहीं। इसको क्रेडिटर बना रखा है, शॉर्ट टर्म बना रखा है, बट इसको यूज क्यों नहीं किया? बिकॉज इसको जरूरत नहीं है। डायरेक्टली इनका पोस्ट हो रहा है, डायरेक्टली फॉर्मेट में चले जाएगा। क्लियर? अब एक ही चीज का पोस्टिंग रह गया है, ये 2 लाख रुपए का, बराबर है। अब ये 2 लाख के लिए अपने को ऊपर एक लाइन पैराग्राफ दिया है, पढ़ना पड़ेगा। क्या दिया है जरा चेक करते हैं। अब प्राजक्ता और मनस्वी वेर इन पार्टनरशिप बिजनेस शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस 3/5 एंड 2/5 बाय 3:5 इनका 3:5 नहीं, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, भड़को मत। 3:2 में इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था, इसे हम लोग कहते हैं ओल्ड रेशियो। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। 1 अप्रैल 2017 को दे एडमिटेड रसिका एडमिशन ऑफ पार्टनर हुआ। 12th स्टैंडर्ड का एडमिशन आ गया इसमें। अभी कोई नहीं, एडमिशन आया कोई मतलब नहीं है। वो आई तो उसने कितना पैसा लाया? 1/6 शेयर के लिए 1/6 शेयर के लिए कितना पैसा लेके आई? 2 लाख रुपया लेके आई, बराबर है, इन कैश, जिसमें से 75,000 रुपया वॉज अ पेमेंट फॉर गुडविल एंड बैलेंस फॉर हर कैपिटल। मतलब जो 2 लाख रुपया आया है, ये 2 लाख का बाइफरकेशन है कि भाई 75,000 गुडविल का पैसा है और 1,25,000 कैपिटल का है। बट एडमिशन ऑफ पार्टनर कहता है, एडमिशन ऑफ पार्टनर जब भी नया पार्टनर बिजनेस में आएगा और गुडविल लाएगा, तो जब भी वो गुडविल लाएगा तो गुडविल आएगा और बटेगा, आएगा और बटेगा, आएगा और बटेगा। तो पहले गुडविल का पैसा आया है, अपने को सिर्फ इसको क्या करना है? बांटना है। कौन से रेशियो में? सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। ये सब छोटे छोटे पॉइंट्स है जो आपको 12th स्टैंडर्ड याद दिलाएगा। ये पूरा 12th स्टैंडर्ड है। मैं पहले बोल दिया था पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट 12th स्टैंडर्ड, तो हमेशा याद रखो गुडविल जब भी आएगा बटेगा कौन से रेशियो में? सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। और सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला है ओल्ड माइनस न्यू। क्वेश्चन में कहीं पे भी न्यू रेशियो आपको दिख रहा है क्या? कोई एडजस्टमेंट में नहीं, कुछ नहीं। इसका मतलब सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या है? ओल्ड रेशियो। और ओल्ड रेशियो क्या है? 3:2। तो अब 75,000 जो आया था ये बटेगा 3/5, 75,000 बटेगा 2/5 में। आंसर डायरेक्ट बोल रहे हो? 45 और 30,000 आएगा, ये तो क्लियर है, समझ में आ गया। तो अब ये 2 लाख का पोस्टिंग कैसे होगा जरा ध्यान देना। 2 लाख में 1,25,000 क्या है? कैपिटल है, क्रेडिट पे दिया है ना। तो भाई रसिका का कैपिटल कितना आया? 1,25,000। अब वो बैलेंस नहीं भाई, कैश है, प्लस उसने 75,000 गुडविल का लाया है, बट क्या वो उसके क्या इसमें होगा क्या क्रेडिट? नहीं। तो बाय गुडविल इसको मिलेगा 45,000 और इसको मिलेगा 30,000। तो 2 लाख का पोस्टिंग समझा कैसे किया? डायरेक्टली उसके अकाउंट में नहीं गया। 2 लाख में 1,25,000 उसका कैपिटल और 75 गुडविल था, और गुडविल किसको मिलेगा? पार्टनर्स को मिलेगा, न्यू पार्टनर को नहीं। कौन से रेशियो में? सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। और सैक्रिफाइसिंग रेशियो यहाँ पे ओल्ड रेशियो था। ये पॉइंट इसमें भी है और इम्पोर्टेंट भी है, क्योंकि यही छोटे छोटे पॉइंट्स वो लोग अपग्रेड करके आपको दे रहे हैं आपका रिवीजन करवाने के लिए। ठीक है, डन, हमने पोस्टिंग कर लिया है। आई होप आपको पोस्टिंग सबको क्लियर है। पहला पार्ट खत्म हुआ, किया ना ओवरड्राफ्ट शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में। डन? अरे हाँ या नहीं? अब एडजस्टमेंट सॉल्व करना है, 2 इफेक्ट देना, बट मैं एडजस्टमेंट का इफेक्ट पहले इधर लिख लेते हैं। क्लोजिंग स्टॉक का 2 इफेक्ट किधर जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट पे क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट पे असेट साइड। हाँ जी, तो ट्रेडिंग अकाउंट पे क्रेडिट साइड, पहले ट्रेडिंग अकाउंट ढूंढ लेते हैं भाई। ट्रेडिंग अकाउंट, ये स्टॉक इधर नहीं आता है, स्टॉक किधर जाता है? इंक्रीज डिक्रीज में। अभी ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक तो इधर ही आएगा। तो ट्रेडिंग अकाउंट का क्लोजिंग स्टॉक मतलब एक इफेक्ट क्लोजिंग स्टॉक का तो मिल गया। दूसरा बैलेंस शीट असेट साइड इन्वेंट्री का मतलब क्या होता है? स्टॉक। तो बैलेंस शीट असेट साइड में एक इफेक्ट तो मिल गया। कितना है भाई बैलेंस शीट असेट साइड में? 1,05,625। इधर हो गया डेबिट 1,05,625, ये हो गया डेबिट। दूसरा इफेक्ट देने का है क्रेडिट, जो इनकम का शेड्यूल बनाया था, इनकम का शेड्यूल बनाया ना, यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक लिखा है 1,05,625। समझ में आ गया? नहीं समझा?
ट्रेडिंग अकाउंट पे क्रेडिट, ये तो क्रेडिट साइड पे आ गया, बैलेंस शीट असेट साइड पे। अंडरस्टूड। इनकम है ना, ये क्रेडिट साइड भी है ना, ये ऊपर का मैंने बताया था इनकम क्रेडिट शेड्यूल होता है, समझा ये? हाँ, हर सम में आएगा ये एडजस्टमेंट, हर सम में जितना भी एलपीपी का सम सॉल्व करोगे उसमें ये एडजस्टमेंट दिखेगा ही। क्लोजिंग स्टॉक और बैलेंस शीट असेट साइड पे इन्वेंट्रीज कंपलसरी एडजस्टमेंट आने वाला है, इन्वेंट्रीज डाल दिया और क्लोजिंग स्टॉक उधर डाला। अंजलि समझ रहा है पक्का? सेकेंड एडजस्टमेंट क्या है? बैड डेट्स। टाइम प्लीज बाद में सॉल्व करेगा, 12th स्टैंडर्ड में ही बताया, जब भी डेटर से रिलेटेड बैड डेट से एडजस्टमेंट आए टाइम प्लीज नंतर सॉल्व करो, तो बैड डेट्स को लास्ट में सॉल्व करेंगे। बढ़ते आगे, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन टू बी चार्ज लैंड एंड बिल्डिंग पे 5%, मोटर वैन पे 20%। डेप्रिसिएशन का मतलब असेट का वैल्यू कम करना है। चल भाई असेट के पास जाते, इसका वैल्यू कम करेंगे, इसका भी वैल्यू कम करेंगे, लेस डेप्रिसिएशन लेस डेप्रिसिएशन बराबर है। मोटर वैन पे कितना परसेंट है? 20%। लैंड एंड बिल्डिंग पे कितना परसेंट है? 5%। तो 20% आपको तो कैलकुलेटर भी अलाउड है। 50 25,000 25,000 और इधर 5% 10,000 बराबर है, तो 1,90,000 हो गया ये, और इधर 25 माइनस कर दो 1,00,000। पर डेप्रिसिएशन का तो दो इफेक्ट देना पड़ेगा, डेबिट साइड पे माइनस, दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस में अरे डेप्रिसिएशन नाम का एडजस्टमेंट है ये, तो शेड्यूल बनाया है क्या आपने? हाँ जी डेप्रिसिएशन बनाया, तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन ऑन मोटर वैन, डेप्रिसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग। मोटर वैन पे 25,000, इस पे 10,000, टोटल हो गया 35,000। अरे समझा दो इफेक्ट? पक्का? कुछ नया नहीं किया मैंने, अभी बोल रहा हूँ 12 हर बार बोल रहा हूँ 12 एडजस्टमेंट वही है। क्लियर हुआ? नेक्स्ट उसके बाद क्या दिया है? गुड्स आर टू बी वैल्यूड एट goods to the value of 2,500 has been lost by theft। 2500 रुपए का गुड्स चोरी हो गया गया गया, गुड्स गया, ठीक है। अब गुड्स गया तो ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा। ट्रेडिंग अकाउंट मतलब ये, हाँ जी, रॉ मटेरियल इल्ले, जो खरीदा रहेगा वही जाएगा ना। तो जब भी गुड्स लॉस बाय फायर, स्टोलन, कुछ भी होगा परचेज में से माइनस होगा, और डेबिट साइड पे माइनस किया मतलब कौन सा इफेक्ट होगा? क्रेडिट। तो परचेज का शेड्यूल बनाए, इधर लिख लेता हूं गुड्स लॉस। कितने का गुड्स लॉस हो गया? 2500, इसको माइनस में डालता हूं। डेबिट साइड पे माइनस किया तो कौन सा इफेक्ट? क्रेडिट। अब दूसरा इफेक्ट देने का डेबिट। कोई इंश्योरेंस वाला पैसा दे रहा है क्या अपने को? मतलब मेरे लिए पूरा लॉस है, और जो भी लॉस है प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस में किधर जाएगा? अदर लॉस में। तो अदर एक्सपेंसेस में यहाँ पे लिखूंगा मैं गुड्स लॉस। कितने का? 2500 रुपए का। इफेक्ट समझ में आया? इधर डेबिट, दूसरा इफेक्ट इधर दिया क्रेडिट। अंडरस्टूड? नेक्स्ट उसके बाद और कोई एडजस्टमेंट है क्या? चेक करो। उसके बाद दिया है आरडीटी टू बी मेंटेन 10%, ये तो लास्ट में सॉल्व करना था। क्लियर हो गया? यहां तक सारे एडजस्टमेंट हो गए। अब पहला बैड डेब्ट्स रुपीज में दिया है और परसेंटेज पे दिया है। सिंपल सा भाषा है, वेरी सिंपल। अमाउंट दिया है तो फर्दर बैड डेट, परसेंटेज दिया है तो न्यू आरडीडी। अमाउंट दिया है तो फर्दर बैड डेट, परसेंटेज दिया है तो न्यू आरडीडी। अमाउंट दिया है तो फर्दर बैड डेट, परसेंटेज दिया है तो न्यू आरडीडी। अमाउंट दिया है तो फर्दर बैड डेट, परसेंटेज दिया है तो न्यू। मैंने बताया था ये एडजस्टमेंट में मिलेगा। अगर अमाउंट वाला है तो फर्दर बैड डेट, परसेंटेज वाला है तो न्यू आरडीडी। समझ में आएगा? तो इधर दोनों दिया है, तो पहले अमाउंट दिया है तो देखो डेटर्स के पास भी जाने का, फॉर्मेट लिखने का, इधर ऐड और यहाँ पे लेस लेस, ऐड फर्दर ऐड न्यू, लेस फर्दर लेस न्यू, ऐड फर्दर ऐड न्यू, लेस फर्दर लेस न्यू, ऐड लेस लेस, ऐड लेस लेस, ऐड फर्दर ऐड न्यू, लेस फर्दर लेस न्यू, ऐड फर्दर ऐड न्यू, लेस फर्दर लेस न्यू। फर्दर दिया है मतलब अमाउंट दिया है, अमाउंट दिया है 3,000, अमाउंट दिया है 3,000, फिल इन द ब्लैंक। ये डेबिट, ये हो गया क्रेडिट। अब माइनस करेंगे, 1,05,000 में से 3,000 माइनस करेंगे 97,500। अब कितना परसेंट निकालना है? 10%। तो 10% 9750, 9750
समझ में आ गया? सारा एडजस्टमेंट खत्म। अब क्लोजिंग करने का, जैसे फाइनल अकाउंट का क्लोजिंग करते थे वैसे प्रॉफिट एंड लॉस के शेड्यूल से स्टार्ट करेंगे, फिर बैलेंस शीट की तरफ जाएंगे। समझा कैसे हो रहा है कॉन्फिडेंट? थोड़ा सा भी रहेगा ना कॉन्फिडेंस तो लेक्चर सक्सेस है। थोड़ा भी कि हाँ चल एटलीस्ट पोस्टिंग तक समझ में आ गया था, नहीं तो थोड़ा एडजस्टमेंट तक समझ में आया, क्लोजिंग नहीं समझ रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं, बट एटलीस्ट एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए लेक्चर का कि हाँ यार ये देखा, इतना तो हो गया। ठीक है, चलिए फिर प्रॉफिट एंड लॉस से स्टार्ट करते हैं। ये प्रॉफिट एंड लॉस पहला है डिस्काउंट, बराबर है। डिस्काउंट का टोटल में 5375। पहले नोट्स अकाउंट क्लोज कर रहा हूं, इसमें ये माइनस करूंगा तो माइनस में आंसर आएगा 1025 नेगेटिव 1425 ब्रैकेट में डाल दिया। यहां पे रॉ मटेरियल कंज्यूम में कुछ नहीं है, इसमें ये प्लस और ये माइनस होगा, तो प्लस माइनस करके बता दो कितना है। 3,14,325 प्लस 8,125 माइनस 2,500 19,950 पॉजिटिव है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर्सनल एक्सपेंसेस नहीं है, एडमिन का खर्चा ले लेते टोटल 825। सेलिंग खर्चा ये था, अब इधर 1000 प्लस 3000 प्लस 9000 माइनस 3000 10,750 10,750 प्लस 4,300 15,050 15,050 ना। अरे समझा, सेलिंग खर्चा इंश्योरेंस नहीं था, इसका टोटल ऑलरेडी किया हुआ इंटरेस्ट है, इसका टोटल ले लेते हैं 22,000। ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस डन। अब इसी चीज का सिर्फ पोस्टिंग करते, स्टार्ट करते। फॉर्मेट बना हुआ है, कोई रिटर्न्स था क्या? नहीं। तो नेट सेल्स कितना आया? 5,35,800 5,35,800। अदर इनकम, अदर इनकम का टोटल कितना आया भाई? अदर इनकम का टोटल है 5375। अरे समझा, तो अदर इनकम है 5375। अरे समझा, इंक्रीज डिक्रीज में माइनस करने का है कितना? 1425। तो यहाँ पे 1425 माइनस करेंगे तो अपने को क्या मिल जाएगा? इनकम। कैसे? ये प्लस ये माइनस ये 5,39,750। अंडरस्टूड? इनकम का पार्ट खत्म, प्रोसेस समझ रहा है। एक्सपेंस पे जाते, चलिए एक्सपेंस में क्या क्या है? रॉ मटेरियल तो नहीं है, परचेज का टोटल है 3,19,950। रॉ मटेरियल कंज्यूम नहीं है, 3,19,950। कंजम्पशन स्टोर नहीं था, पावर फ्यूल नहीं था, पर्सनल एक्सपेंसेस नहीं था, एडमिन का खर्चा है, बराबर है। तो एडमिन का खर्चा कितना है? 22,825, बराबर है। तो इधर आएगा 22,825। पेमेंट टू ऑडिटर नहीं है, सेलिंग खर्चा है 15,050, डेप्रिसिएशन है 35,000, इंटरेस्ट नहीं था, अदर एक्सपेंसेस है, बराबर। ये 35, अदर एक्सपेंस 22,100, अदर एक्सपेंसेस 22,100। समझ में आ गया? अब आपको एक्सपेंसेस का टोटल लेना, एक्सपेंसेस में ये सब है 4,09,25। समझ में आया? अब इनकम माइनस एक्सपेंस, इनकम माइनस एक्सपेंस कर लो, कितना आ रहा है? 20,825। समझ में आया? कोई टैक्स वगैरह बोला है क्या? तो हमारा प्रॉफिट आया 1,24,825। अभी किस में बटेगा? पार्टनर्स में। पार्टनर्स में कितने पार्टनर्स? 2 ही पार्टनर है, हाँ या नहीं? पी और एम। आर तो न्यू पार्टनर है, बराबर है। तो अब यहाँ पे 2 पार्टनर में बटेगा इन द रेशियो 3:2। तो इसको 3:2 में बांटो, कितना आ रहा है? 3:2 में कैसे बांटेंगे, समझा है ना? 74,895 और दूसरे को माइनस कर दो ना इसमें से, 49,000। समझ में आया? इधर डेबिट है तो पार्टनर्स का अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट। तो यहाँ पे क्रेडिट साइड पे बाय नेट प्रॉफिट 75,000
925 कुछ तो ऐसे याद है ना, 74,895 और 49 अमाउंट देख लो एक बार, फिर मेरे को बता देना। 74,895 लिख लो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है क्या? एक मिनट, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है क्वेश्चन में? अच्छा ठीक है चलो, कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं। अच्छा अच्छा, एक 1 अप्रैल को शायद वो एडमिशन हुआ उसका, देख लो जरा। हाँ दिया है ना, इसके लिए बता दो। हाँ जी देख लेता हूँ, चलो कोई नहीं। इधर इधर इधर, एक मिनट यहाँ पे देखो, उनको देने का रीजन बता रहा हूँ, ध्यान दो। हमारा बैलेंस शीट का डेट क्या है? 2018। इस बंदे का एडमिशन कभी हुआ है? 2017, मतलब इसे पूरा साल दिया है ना, तो हमको क्या करना पड़ेगा? प्रॉफिट इसको भी देना पड़ेगा, और उसको देने के लिए हमको फाइंड करना पड़ेगा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, बराबर है। अब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे फाइंड करेंगे? तो अपने को मालूम है नया बंदा कितने शेयर के लिए एडमिटेड है? 16 शेयर के लिए एडमिटेड है। तो हम फाइंड करेंगे न्यू रेशियो। क्या फाइंड करेंगे? न्यू रेशियो, जिस रेशियो में हम उसको क्या करने वाले? प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने वाले। तो न्यू रेशियो का फॉर्मूला है, न्यू रेशियो इज इक्वल्स टू ओल्ड इनटू बैलेंस ऑफ 1। अब ये ओल्ड इनटू बैलेंस ऑफ 1 क्या होता है देखते हैं। मेरे पास दो पार्टनर थे, पी और एम। नया पार्टनर है आर। नया पार्टनर कितने शेयर के लिए एडमिट हुआ है? मतलब हमने हमारे प्रॉफिट को 6 हिस्से में बांटा है और बोला है कि तेरे को कितना शेयर देंगे? एक। तो अगर 6 में से एक इसको देंगे तो बैलेंस कितना बचा? 5। इसे कहते हैं बैलेंस ऑफ 1। इधर कितना बचा? 5/6। 5/6 1/6 था ना। 6 में से एक इसको दिया तो बैलेंस कितना बचा? 5। कितने में से? 6 में से ना, तो उसे हम लोग कहते हैं बैलेंस ऑफ 1। 12th स्टैंडर्ड याद करो, 1/6 का मतलब क्या हुआ? 6 है प्रॉफिट का पार्ट, उसमें से एक पार्ट किसको देने का है? नए पार्टनर को। तो 6 क्यों है? उन्होंने रेशियो निकाला है 1/6 का, कि भाई प्रॉफिट को हम लोग 6 हिस्से में बांटेंगे, उसमें से तेरे को एक हिस्सा देंगे, 5 हिस्सा हम लोग रखेंगे, हम लोग मतलब ओल्ड पार्टनर रखेंगे। तो बैलेंस ऑफ 1 को हम लोग ऐसा रखते हैं, समझ में आया? इनटू अब जो भी उनका ओल्ड रेशियो था, ओल्ड रेशियो क्या था? 3/5 2/5, ये तो था ही नहीं ना, कुछ कैंसिल हो रहा है, 5/5 तो अब रेशियो क्या है? 3/6 2/6 1/6। बेबी को बेस पसंद है, 3:2:1। समझ में आया? नहीं सर हम लोग डायरेक्टली 3:2:1 लिख देते थे ना, नहीं, रॉन्ग है। अगर आप 1 उसका 1 पकड़ के 3:2:1 कर रहे हो, यू आर डूइंग रॉन्ग। यू हैव टू कैलकुलेट दिस रेशियो। इधर आ गया 1, अगर 1 नहीं आता, दूसरा कुछ आता तो इट्स नॉट कि उधर दिया है 1 तो 1 लिया है, नहीं है, वैसा नहीं है। तो अब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना आएगा? 3:2:1। तो यहाँ पे सिर्फ डिवाइड करना ध्यान से, सबर अली। हाँ बेटा, तो यहाँ पे आर आ जाएगा और आर को रेशियो कितना देंगे? 1। तो डिवाइड करो, बताओ कितना आ रहा अभी? 62,413 413 500 मेरा दे दे, आगे बोल। 41,608 20,080 बराबर है। अमाउंट देख लिया, इधर डेबिट, दूसरा इफेक्ट जाएगा क्रेडिट। तो क्रेडिट साइड पे पार्टनर्स के अकाउंट में जाएंगे और यहाँ पे अमाउंट लिख लेंगे 60,000 62,413 है, और फिर 41,608 804। ये समझा? प्रोसेस समझा? अब पार्टनर्स का अकाउंट क्लोज कर लो, एक एक करके, एक जन फटाफट इसका टोटल। कौन सा भाई? पी वाले का कितना? 13। इसका 59,108 और इसका इधर से आ जाता हो, इधर 2,69,913 1,59,108 and 1,45,804
माइनस माइनस माइनस, टू बैलेंस कैरी डाउन, इधर फिर जो बैलेंस है वो कहाँ जाएगा, पार्टनर्स के अंदर जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल है। तो अब क्या करो, ये जितना भी कैपिटल है सबको ऐड करो, 2,57,413 प्लस 1,49,108 प्लस 1,40,000, मतलब जो भी कैपिटल आया है कितना आ रहा है, 47,325, ये आपका क्या आ गया, कैपिटल। अब कैपिटल कहाँ जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल में, 5,47,325, वेरी गुड। पार्टनर्स फंड इल्ले इथे बघा, रिजर्व फंड नहीं है, सिक्योर्ड नहीं, अनसिक्योर्ड नहीं, क्रेडिटर्स का पोस्टिंग शॉर्ट टर्म, मतलब यहाँ पे देयर इज नो रिजर्व्स, तो इसका टोटल सेम आ जाएगा 5,47,325, सिक्योर्ड नहीं, अनसिक्योर्ड नहीं, अदर लाइबिलिटीज नहीं, प्रोविजन नहीं, तो इसका टोटल आ जाएगा 17,300 प्लस 81,300, सबर कुछ भी, 17,300 प्लस 81,300 कितना, नहीं मैंने ना आपको टेक्स्ट बुक रेफर करने नहीं बोला है, मैंने बोला इसका टोटल 98,650। अब ये प्लस ये करोगे तो कंट्रीब्यूशन का टोटल आएगा 6,75,000। अब इसको आप टेक्स्ट बुक मत करो, इधर का टोटल करो बाबा, समझ में आ रहा है। अब इधर आ जाता हूँ फिक्स असेट, इसका तो शेड्यूल बनाया आपने, तो फिक्स असेट में 1 लाख प्लस 90, दो ही चीज था इसके अंदर, तो ये हो गया 2,90,000। तो यहाँ पे आ जाऊंगा फिक्स असेट में 2,90,000, लोन्स एंड एडवांसेस था नहीं, इन्वेंट्रीज हो गया, डेटर्स का अकाउंट बनाया, हाँ जी डेटर्स का अकाउंट तो बना है, डेटर्स का अकाउंट है 1,05,000 था, 97,500 माइनस करना है इसमें, 9750 माइनस करो कितना आ रहा है, 97,500 में 9,750, 87,750, तो डेटर्स के अकाउंट में जाएगा 87,750, डेटर्स 87,750। कोई अदर असेट्स है क्या, नहीं। अब इन सब का टोटल करो, आपको टोटल अमाउंट आना चाहिए 6 लाख। बात समझा क्या, क्लियर है। देखो ये टॉपिक मैं अभी बोला प्रैक्टिस करने से ही आएगा, बिकॉज इसमें कुछ भी टीवाई बीकॉम जैसा नहीं है। ये आपको मैं अभी भी बोल रहा हूँ 12th स्टैंडर्ड का फाइनल अकाउंट अगर थोड़ा भी आता है ना, तो यहाँ पे खाली चेंज क्या मालूम है, ये फॉर्मेट, बाकी एडजस्टमेंट सेम है। क्लियर है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। होपफुली आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।